Assalamualaikum students. I am Mohammad Waqas Rahi. Today we will discuss about the next lecture of chemistry of 10th class. आज हम अपने 5वें लेक्चर की तरफ आ रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास का। हमने चूँकि पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है स्टूडेंट्स, और उसमें हम पहले 4 लेक्चर्स में जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में 12 मरतबा मैं उनको रिकॉल करवा चुका हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के लेक्चर का स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर लेक्चर नंबर 4 को रिकॉल कर लिया जाए तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है बेसिकली वो 2 तरह का होता है, और जिसमें हमने टाइप्स को डिस्कस किया। मतलब जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम की एक टाइप ही कंसीडर होती है, और उसी तरह से जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसको हमने लेक्चर नंबर 3 के एंड पे जाके मैंने उसको वेरीफाई करवाया कि केमिकल इक्विलिब्रियम की पहली टाइप स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है, और उसकी डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जो 4th वन लेक्चर है, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें हमने पढ़ा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसी तरह से मैंने कहा था कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, जो आज का लेक्चर नंबर 5। तो लेट अस स्टार्ट विद द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिमेंबर इज दैट कि ये इस चैप्टर का बड़ा ही अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा अहमियत का हामिल है ये लॉन्ग क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन समझा जाता है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इसको कंसीडर किया जाता है, और इसमें मैक्सिमम 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमने एक्सप्लेन करना होती हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है स्टूडेंट्स। याद रखें कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जैसा कि यहाँ पे वर्ड हमने लिख रखा है डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो एक मर्तबा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब भी कभी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनती हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बन जाती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी होता है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने कहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन की ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन को कहा था डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसी डायनामिक इक्विलिब्रियम की आज हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। याद रखें स्टूडेंट्स, रिमेंबर इज दैट कि द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज दैट कि जब भी आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल करना चाहते हो, उसके लिए पहली कंडीशन या पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि द डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, इज ओनली ऑब्टेन या इज ओनली अटेनेबल, इसको सिर्फ हासिल किया जाता है, ओनली अटेनेबल सिर्फ हासिल किया जाता है इन क्लोज्ड सिस्टम, यानी सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल किया जा सकता है। मतलब अगर सिस्टम ओपन होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसको हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। इसको समझ लें तब भी ठीक है, या इसका मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर जान लें, इसको ऐसे कंसीडर कर लें तो तब भी गलत नहीं होता कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए सिस्टम जो है वो क्लोज होना चाहिए, यानी ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें ना तो कोई बाहर से रिएक्टेंट जो है वो इंटर हो, और ना ही कोई प्रोडक्ट जो है वो सिस्टम को छोड़ के सिस्टम को लीव करके बाहर जाए। तो चलो ज़रा एक मर्तबा साथ में एग्जांपल से देखते हैं कि अगर सिस्टम ओपन होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल क्यों नहीं कर सकते। अगर सिस्टम ओपन होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल करना डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल क्यों समझा जाता है,
या फिर अगर सिस्टम क्लोज होता है तो उससे डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे जो है वो अटेनेबल है या कैसे बन पाएगा। तो याद रखें, एज्यूम कर लें कि आप किसी एक कंटेनर के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं जो कि गैसीय स्टेट में है, जो कि गैसीय स्टेट में रिएक्शन है। ये ओवरऑल अगर किसी और स्टेट में भी होता है तो सिस्टम का क्लोज होने का मतलब ये है, पहले तो ये जान लें कि सिस्टम क्या होता है। याद रखें कि जिस भी सब्सटेंस के अंदर या जो भी चीज़ आपके अंडर एक्सपेरिमेंटेशन होती है हम उसको सिस्टम कहा करते हैं। मतलब अगर आप किसी फ्लास्क में रिएक्शन करवा रहे हैं तो फ्लास्क आपका सिस्टम है, और अगर आप किसी कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो जो कंटेनर होता है वो आपका सिस्टम कंसीडर होता है। इसी तरह से अगर आप किसी बीकर में रिएक्शन है या किसी गैस जार में या किसी मेजरिंग सिलेंडर को लेकर के अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो तमाम सब्सटेंसेस जो अंडर एक्सपेरिमेंटेशन होती हैं वो आपका सिस्टम होता है। यहाँ पे कि ये जो कंटेनर है ये हमारा सिस्टम है। रिमेंबर इज दैट कि अगर इसको ऊपर से हम क्लोज ना करें, अगर फ़र्ज़ करें ये ऊपर से खुला है तो क्या होगा। एग्जाम्पल हम 12 मरतबा पढ़ चुके हैं कि फ़र्ज़ करें कि कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें हीट करें तो ये डेफिनेटली कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऊपर से ये सिस्टम ओपन है, ऊपर से इसको क्लोज नहीं किया गया तो इसे कबाहत ये होती है इसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस होने के नाते इसे बाहर चली जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक प्रोडक्ट ये वाला निकल जाएगा तो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगा। और जब रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा तो याद रखें कि डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम तो तब बनता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जब सिस्टम ओपन होगा, प्रोडक्ट्स बाहर चली जाएंगी तो उसे रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, और जब रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स वाला रिएक्शन ही नहीं होगा तो तभी जाकर के डायनामिक इक्विलिब्रियम भी नहीं बनेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल दैट के सिस्टम मस्ट बी क्लोज। इस सिस्टम को ऊपर से अगर आप लोग क्लोज रखोगे तो उससे ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के दोबारा से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने लिख रखा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए सिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो क्लोज होना चाहिए। अगर ओपन सिस्टम रखते हो तो डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा। अगर इसका नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस करते हैं, जो सेकंड कैरेक्टर है वो ये है कि एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की हालत में, एट इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम का मतलब वही डायनामिक इक्विलिब्रियम है। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन रुकता नहीं है। जस्ट क्या होता है, जस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सिर्फ होता यह है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, बताने का मकसद ये है कि इस हालत में आके रिएक्शन रुकता नहीं है, जस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बीकम इक्वल टू द, वो जस्ट बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम की हालत में जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है, तो रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, रिएक्शन रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। रिएक्शन फॉरवर्ड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, रिवर्स में चलता रहता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं करता। दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर थर्ड जो है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको अगर इलस्ट्रेट करते हैं, अगर इसको यहाँ पे इसको अगर डिनोट करना चाहें तो वी कैन से दैट कि अगर आप इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने का मतलब क्या हुआ कि फ़र्ज़ करें हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट करवा के ये प्रोडक्ट्स बनी, सिस्टम क्लोज था,
जो रिएक्शन है वो रिवर्स हुआ, एक मरतबा रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के इक्वल हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम बन गया। अगर हम इसको डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब किया जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर से भी, और उसके अलावा आप समझ लें कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर से भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है कि आप बैरूनी किसी फैक्टर से, और बैरूनी फैक्टर से भी मतलब ये समझा गया बेटा कि अगर आप इसको सिस्टम को फिर से टेम्परेचर दे देते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप इसको बाहर से टेम्परेचर लगा दें, यानी इसको हीट कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है टेम्परेचर। तो देखना ये है कि क्या टेम्परेचर के बढ़ा देने से, क्या टेम्परेचर के बढ़ा देने से, जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर समझा जाता है, टेम्परेचर के बढ़ा देने से डायनामिक इक्विलिब्रियम पे कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ फ़र्क आएगा या नहीं। तो सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि इफ़ अगर आप इफ़ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, इज डिस्टर्ब, अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हैं बाय मीन्स ऑफ, किसकी मदद से भला, बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इन एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जिनके ज़रिए से, जिनको इस्तेमाल करके आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक मरतबा डिस्टर्ब करते हैं, उन एक्सटर्नल फैक्टर में याद रखें कि या तो आप टेम्परेचर एक मरतबा दे के, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करके डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। या इसी तरह से फ़र्ज़ कर लें कि ये वाला मूवेबल सिलेंडर है और आप इसको ऊपर से प्रेशर एग्जर्ट कर दें, आप इसको प्रेशर लगा के भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो सेकंड वन एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो ये है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर प्रेशर लगा के इसको डिस्टर्ब करें। या फिर मैं ऐसे करता हूं कि एक मरतबा सिस्टम के अंदर ऊपर से कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और ऐड कर देता हूं, तो इससे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। यानी थर्ड वन फैक्टर जो है वो ये है कि अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स में से मतलब रिएक्शन के अंदर कोई और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डाल देते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसके ज़रिए से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भी एन एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके ज़रिए से आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक मरतबा डिस्टर्ब कर सकते हैं। और फोर्थ वन फैक्टर ये है कि अगर आप सिस्टम के अंदर कैटालिस्ट लगा दें तो तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस कैरेक्टर को बताने का मकसद ये था कि अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब टेम्परेचर देके या प्रेशर देके या फिर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की ओर ऐड करके या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बाहर निकाल के या फिर कैटलिस्ट लगा के, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की प्रेजेंस में अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो इट इज इट सेल्फ अचीव या इट इज इट सेल्फ अटेनेबल, ये खुद को दोबारा से बना लेता है। इट इज अटेन इट सेल्फ अगेन, ये खुद को दोबारा से हासिल कर लेता है, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम दोबारा से खुद ब खुद बन जाता है, इट सेल्फ अगेन। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डायग्राम से समझते हैं। याद रखें कि फ़र्ज़ करें कि हमने टेम्परेचर वाला एक्सटर्नल फैक्टर इस्तेमाल किया, हमने इसको हीट कर दिया, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम एक मरतबा बन चुका था, एक मरतबा जो आर एफ है वो आर आर के बराबर हो चुका था। हमने क्या किया, हमने इसको डिस्टर्ब करने के लिए टेम्परेचर लगा दिया। अच्छा, अब जब टेम्परेचर लगाएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि एक मरतबा फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, और जब फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा तो प्रोडक्ट ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने से उसी तरह सेम टाइम जो है वो रिवर्स रिएक्शन भी तेज़ हो जाएगा, फिर दोनों का रेट बराबर हो जाएगा और फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अच्छा, मान लें कि आपने प्रेशर को इस्तेमाल करके डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ऊपर से प्रेशर देते हैं इसका वॉल्यूम कम होगा, फिर उसी तरह से फ़र्ज़ करें कि कैल्शियम कार्बोनेट का टूटने वाला मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा,
और फिर उसी तरह से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो जाएगा और ये खुद ब खुद आपस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फिर से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है जो वो दोबारा से अटेन हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है कैटलिस्ट जो है, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए डायनामिक इक्विलिब्रियम में, एक मरतबा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए और उसमें कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर लिया जाए तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट यही करेगा स्टूडेंट्स, याद रखें कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में दोनों तरह के रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फिर से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जब दोबारा से आपस में इक्वल हो जाएंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम खुद से दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगा। लिहाजा कैटलिस्ट जो है इसको इस्तेमाल करके भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब अगर करते हैं तो वो खुद से जो है वो इटसेल्फ अटेन हो जाता है, मतलब खुद से दोबारा बन जाता है। तो अगर हम फोर्थ वन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या जो चौथा मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, इसको डिस्कस करें तो रिमेंबर इज दैट कि हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसको आइदर वे से अटेन किया जा सकता है। आइदर वे का मतलब है कि किसी भी रास्ते से डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम अटेन कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि द डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है स्टूडेंट्स कैन बी, या डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ अटेनेबल, इसको हासिल किया जा सकता है, अटेनेबल, या ये जो अटेनेबल है इसको काबिल हासिल है फ्रॉम आइदर वे, मतलब किसी भी रास्ते से। और इस किसी भी रास्ते से मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स, चाहे रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लो या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो आइदर वे से अटेनेबल होने का मतलब ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स, चाहे रिएक्टेंट्स से स्टार्ट करके इसको अटेन कर लो या स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करके इसको अटेन कर लो। दोनों सूरतों में, दोनों वे से डायनामिक इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। इसलिए हमने ये लिख रखा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स या स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो अगर लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका डिस्कस किया जाए, मतलब जो फिफ्थ वन मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में इंक्लूड है वो ये है कि एट इक्विलिब्रियम की हालत में, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होता क्या है कि द कंसंट्रेशन या फिर इसमें इसकी जगह पे अमाउंट भी लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, एंड प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होती है रीमेन सेम, वो सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। इसका मकसद क्या हुआ कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो एक मरतबा जो प्रोडक्ट्स बन जाती हैं और ये प्रोडक्ट्स जब रिएक्टेंट्स में दोबारा से आती हैं तो याद रखें कि जितनी एक मरतबा फॉरवर्ड रिएक्शन के होने से प्रोडक्ट्स बन जाती हैं और जितनी रिएक्टेंट्स पीछे बच जाती हैं, जब रिएक्शन इस हालत को पहुंच जाता है कि फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन आपस में रेट बराबर कर बैठते हैं, तो तब जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही रहेगा और जितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का होता है वो भी उतना ही रहेगा। ना सिर्फ यही होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम पे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में सेम रहते हैं, बल्कि इवन यहाँ तक होता है कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिएक्टेंट्स की या फिर प्रोडक्ट्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। इस रिएक्शन मिक्सचर का क्या मतलब हुआ? रिएक्शन मिक्सचर का मतलब ये है कि इसमें रिएक्टेंट्स भी शामिल हैं और इसमें प्रोडक्ट्स भी शामिल होते हैं।
तो मैंने क्या कहा, मैंने ये लिखा इवन यहाँ तक के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स या रिएक्शन मिक्सचर रीमेन सेम इक्विलिब्रियम की हालत में ना सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम रहती हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी वो भी सेम रहती हैं। और उनमें कौन कौन सा फिजिकल कैरेक्टर है, अगर मैं एक दो को यहाँ पे इलस्ट्रेट कर दूँ तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जैसा कि कलर है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का, और इसी तरह से अगर डेंसिटीज़ को देखा जाए तो ये डेंसिटीज़ भी एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ऐसे फिजिकल कैरेक्टर डायनामिक इक्विलिब्रियम में आकर के रिएक्शन मिक्सचर के लिए जो है वो सेम रहते हैं। और लास्ट पे आकर के इस लॉन्ग क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन को डायनामिक इक्विलिब्रियम को इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको ना सिर्फ लॉन्ग के हवाले से अहमियत का हामिल समझा जाता है, बल्कि इसमें से दो अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन भी आया करते हैं। उनमें से मैं एक क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे इंडिकेट करने जा रहा हूँ जो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। रिमेंबर इज दैट कि हमने पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन नहीं रुकता। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एट इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है, जो कि हम सेकंड कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन आता है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप व्हाई, इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन नहीं रुकता, उसकी हमने रीज़न बताना होती है ऐसा क्यों होता है। और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन ये है जो इस लॉन्ग क्वेश्चन में से जो है वो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि हमने चौथे कैरेक्टर में पढ़ रखा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। तो क्वेश्चन में ये पूछता है कि इस इक्विलिब्रियम को आइदर वे मतलब दोनों रस्तों से, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से क्यों हासिल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि वाई डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, वाई डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसको आइदर वे का मतलब दोनों सूरतों में क्यों हासिल कर सकते हैं। इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। तो ये एक क्वेश्चन है। रिमेंबर इज दैट स्टूडेंट्स, आज के लिए ये लास्ट वन क्वेश्चन जो मैंने डिनोट किए हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता और इक्विलिब्रियम को आइदर वे दोनों रस्तों से क्यों हासिल कर सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।